Student, you are most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to teach you class 10 subject social study, economics, chapter 1st, part 4th. In this chapter, student, the chapter name is development. In this chapter, student, I am going to explain you today body mass index, human development report एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये तीन फैक्टर मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को ये जानने के लिए कि वहाँ का पॉपुलेशन कितना, कहने की मेल न्यूट्रिशन है या अंडर नॉरिश्ड है, और कितने जो है नॉरिश्ड हैं, या कितने व्यक्ति इतने हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और कितने लोग जो है कुपोषित हैं, उसकी जानकारी के लिए क्या करते हैं, एक सर्वे करते हैं। वो सर्वे जो है कहा जाता है, जो है बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। उससे सभी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स निकाल करके ये पता चलता है कि वहाँ कितने व्यक्ति अंडर नॉरिश्ड हैं और कितने जो है जिनका नॉरिशमेंट अच्छा है वो, और जो है कितने ओबेसिटी है। तो इसकी जानकारी लेते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए पहले किसी भी व्यक्ति का वेट पहले निकाल लेते हैं। वेट किलोग्राम में होना चाहिए, वेट किलोग्राम में, उसके बाद हाइट मीटर में हो, और जो हाइट मीटर में आता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। इस तरह जो वेट किलोग्राम में रहता है उसके हाइट के का जो मीटर में हाइट हो उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर यदि ये जो इसका रिजल्ट आता है 18.5 से कम अगर आता है, अगर 18.5 से कम आता है तो वो व्यक्ति अंडर नॉरिश्ड कहा जाता है। उसी तरीके से अगर ये 25 से एबव हो जाए, अगर ये 25 से एबव हो जाता है तो इसे ओवरवेट कहा जाता है। लेकिन अगर ये देखें तो 18.5 से लेकर 25 के बीच का जो व्यक्ति है वो एक वेल नॉरिश्डमेंट उसका कहा जा सकता है कि वेल नॉरिश्ड व्यक्ति है। तो इस तरह से बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति के अंडर नॉरिश्ड, ओवरवेट या गुड नॉरिशमेंट में जो है हम परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद जो है स्टूडेंट, एक यूएनओ के जितने भी मेंबर नेशन हैं उसमें से 177 जो कंट्रीज़ हैं उनका जो है डेवलपमेंट का एक रिपोर्ट बनाया जाता है, और इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाया गया है। इसे HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसका जो इंडेक्स बनता है इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें सभी कंट्री के 177 कंट्रीज़ में किस कंट्री का क्या रैंकिंग है डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर के वो दिखाया जाता है। तो उसमें मुख्य रूप से जो पैरामीटर या क्राइटेरिया लाया जाता है, उस क्राइटेरिया में पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट लिटरेसी रेट, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स, इतना करने के बाद तब उसका जो है रैंकिंग निकाल दिया जाता है कि वो सभी कंट्री में 177 कंट्रीज़ में क्या रैंक है उसका। उस तरीके से अगर देखें तो इस तरह पहले सभी फैक्टर जो दिए गए हैं उसको मैं परिभाषित कर देता हूँ कि पर कैपिटा इनकम मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी नेशन का जो टोटल इनकम है उसमें उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाता है, जिसको एवरेज इनकम भी कहते हैं। इसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो उसका अधिकतम आयु जो जी सकता है या जीता है उसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी कर लेते हैं। जो व्यक्ति पैदा होता है उसका अधिकतम उम्र, वो कब तक कहाँ तक जी सकता है, अधिकतम उम्र, उसके पास कौन सी बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, तो इसको जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। एडल्ट लिटरेसी रेट 15+। का मतलब है कि जो व्यक्ति 15 वर्ष या उस उम्र से ऊपर हो जाए उसमें लिटरेसी रेट कितना है उसको एडल्ट लिटरेसी रेट कहते हैं। टोटल एडल्ट का पॉपुलेशन में वो कितना परसेंट जो है लोग जो है लिटरेट हैं, वो एडल्ट लिटरेसी रेट है। ग्रास इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल का मतलब है कि प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल या टर्सरी लेवल पर जो
संख्या है उसमें से कितने लोग जो है स्कूल में उनका दाखिला हो चुका है, इनरोलमेंट है, वो जो है ग्रास इनरोलमेंट रेशियो कहा जाता है 3 लेवल। अब इन सब के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग, वर्ल्ड में रैंकिंग निकाला जाता है। तो इधर देखते हैं स्टूडेंट, तो श्रीलंका में पर कैपिटा इनकम 4390 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 है, 74 ईयर्स है, एडल्ट लिटरेसी रेट 91% है, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो 69% है, और इसका रैंकिंग जो है 177 कंट्रीज़ में 93 है। अब श्रीलंका से इंडिया का कंपैरिजन कर लेते हैं तो पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है, 3139 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है, 64 ईयर है, एडल्ट लिटरेसी रेट भी 61 ईयर है, ग्रास इनरोलमेंट 60%, और इसका रैंकिंग देखें तो 126 है, जो कि श्रीलंका से काफ़ी ज़्यादा है। रैंकिंग कम होना इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं इंडिया से श्रीलंका में डेवलपमेंट फार बेटर है, इसलिए जो है ये रैंकिंग इस तरह से दिखा रहा है। उसी तरह म्यांमार में जो है दिया है 1027, यहाँ भी इंडिया से कम है। लिटरेसी रेट फिर भी पर कैपिटा इनकम कम होने के बाद भी जो म्यांमार है वहाँ एडल्ट लिटरेसी रेट जो है इंडिया से अच्छा है। ग्रास इनरोलमेंट वो कम है, रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं है। कारण ये है कि पर कैपिटा इनकम तो कम है लेकिन एडल्ट लिटरेसी रेट बेटर है। कहने का मतलब वहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहा है। इसी तरीके से देखें पाकिस्तान 2225, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया से लगभग में है, और एडल्ट लिटरेसी रेट जो है वो कम है, ग्रास इनरोलमेंट कम है, रैंकिंग ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं स्टूडेंट, जो अलग अलग पैरामीटर या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है रैंकिंग के लिए, तो वो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के लिए प्रभावित करती हैं। उनके सभी एस्पेक्ट पर हमें जो है ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे पॉलिसी लाना चाहिए जिसमें सभी लेवल को जो है सभी लेवल में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। जब सभी लेवल में इम्प्रूवमेंट लाएंगे तभी ये जो हमारा रैंकिंग है वो कहीं न कहीं डिक्रीज़ करेगा। और अदर कंट्रीज़ में 177 कंट्रीज़ में जो हमारा रैंकिंग है वो फार बेटर हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि आज का जो विकास का दौर है, लोग अपने आप को डेवलप्ड करना चाहते हैं। जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। डेवलप्ड करने के लिए उनके पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका वो तीव्र गति से जो है यूज करते चले जा रहे हैं, प्रयोग करते चले जा रहे हैं, और उनके अपने कॉन्सेंस में ये नहीं है कि आने वाले दिन में ये जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो अवेलेबल नहीं रह पाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम रिसोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, या कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल हैं लेकिन उनका जिस गति से यूज हो रहा है वो जितने टाइम में रिन्यू होते हैं उससे पहले ही वो जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी पहले मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को स्टूडेंट, सस्टेनेबिलिटी होता है कि जो हम अपने डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उनका इस तरीके से यूज़ करें, उनका इस तरीके से प्रिजर्वेशन करें, या इस तरीके से एक तरीके से करें कि विजडमली बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से हम क्या है उसको प्रयोग करते रहें कि न केवल प्रेजेंट बल्कि इन फ्यूचर भी उसका यूज हम कर सकें, जिससे कि ये जो हमारा डेवलपमेंट का एक तरीके से जो वे है वो कंटिन्यूसली इस तरह चलता रहे। ये ना हो कि बहुत तीव्र गति से चलता रहे और अचानक उसमें ब्रेक लग जाए। जैसे एग्जांपल बताते हैं कि जो तीव्र गति से यूज होते चले जा रहे हैं, जैसे अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होता है, रिन्यूएबल है, लेकिन क्या है जिस गति से वो रिचार्ज होता है या रिन्यू होता है उससे ज़्यादा तीव्र गति से उसको जो है समाप्त करते चले जा रहे हैं लोग। तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम उसका जो है एक
कम से कम प्रयोग करते रहें, जिससे कि हमारा डेवलप भी होता रहे, डेवलपमेंट भी, और आने वाले दिनों में जो है वो आने वाले फ्यूचर को भी जो है वो मिलता रहे। उसी तरीके से बात करते हैं तो कुछ फॉसिल फ्यूल हैं जैसे पेट्रोलियम और कोल है, उनकी भी मात्रा बहुत कम है, लेकिन आज जो डेवलपमेंट का दौर चल रहा है, लोग उसको जो है अपने आप को डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग करने लगे हैं। और इसी तरीके से अगर यूज होता रहा तो आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए ये जो फॉसिल फ्यूल हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पैरामीटर अपनाने चाहिए कि हमारा विकास का गति जो है अवरुद्ध भी न हो, चलता रहे। इसके अलावा आने वाले जनरेशन को भी ये जो रिसोर्सेज हैं वो मिल सकें, जो कि एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह आज के वीडियो में जो है मैंने इस डेवलपमेंट चैप्टर को फिनिश कर दिया। आने वाले दिनों में मैं आपको इसका एक्सरसाइज प्रोवाइड करूँगा। दैट्स ऑल।